बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 26 के अंदर आज हम द ग्रासलैंड और डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। ग्रासलैंड एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। इससे पहले हमने कोनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, इसके अलावा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि पाकिस्तान के रीजन्स के हवाले से हमने स्टडी किए थे। इस तरह आज हम पाकिस्तान के हवाले से ही ग्रासलैंड और डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रासलैंड से क्या मुराद है कि लाइक कहीं पे जब हरी हरी घास हो, ठीक है, मतलब दूर तक घास ही घास फैली हो, तो उसे आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। सही। और अगर हम इसकी लोकेशन पाकिस्तान में देखें तो लोकेशन वाइज ये आपको गिलगित, ठीक है, गिलगित के इलाके में है। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर में है, सही, और वज़ीरिस्तान में। अच्छा, ग्रासलैंड के अंदर ना आपको बहुत कम दरख्त मिलेंगे, मतलब दूर तक घास होगी आपको, मतलब दरख्त कम मिलेंगे। और इसमें गिलगित, कश्मीर, वज़ीरिस्तान के अलावा चित्राल के इलाके हैं, कालात है, चित्राल एंड कालात। ठीक है, ये सारी मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ ही हैं, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब शुमारी इलाका जात में। सही। और इसी तरह अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, फिर अर्जेंटीना के अंदर ये शामिल हो रहे हैं कुछ। ठीक है, बहुत बड़े बड़े इसमें ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरोप के अंदर भी हैं। सही। अच्छा, ग्रासलैंड को हम एक और नाम भी देते हैं, प्रेरीज का। ठीक है, कि ग्रासलैंड को हम प्रेरीज कहते हैं। वाई? बिकॉज प्रेरीज से मुराद ऐसा इलाका जहाँ पे कोई दरख्त ना हो। ठीक है, मतलब सब्ज़ इलाका लेकिन उसमें कोई दरख्त ना हो, तो इसके अंदर नो ट्रीज़। सही है कि सब्ज़ हैं लेकिन उसके अंदर दरख्त नहीं शामिल, सारे जो से हैं वो दूर तक आपको घास ही घास नज़र आएगी। सही। लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया है या जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल से मुराद जो से थोड़े हाई जो अल्टीट्यूड्स पे होंगे, ठीक है, वो जो से हैं उनके अंदर जो से आपको दरख्त मिलेंगे। ठीक है, उन्हीं वुडी ट्रीज़ भी होते हैं जिसे हम सवाना का नाम देते हैं। ठीक है, अगर ट्रीज़ होते हैं वुडी ट्रीज़ इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उसको हमने क्या नाम दिया है वाला? सवाना। ठीक है, वैसे जहाँ पे वुडी ट्रीज़ नहीं होंगे वो प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जिनके अंदर वुडी ट्रीज़ होंगे उनको हम सवाना का नाम देंगे। सही। तो इस तरह मतलब ग्रासलैंड को अगेन हम टू में डिवाइड कर देते हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखना शुरू करें इसमें रेनफॉल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें जो रेनफॉल, अच्छा ये आपके सामने एग्जांपल भी है ग्रासलैंड की। ठीक है, दूर तक आपको घास ही घास नज़र आ रही है और बीच में ग्रेजिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, मतलब चरने वाले जो एनिमल्स हैं। अच्छा, अगर हम रेनफॉल से स्टार्ट करें, मतलब उसमें बारिश कितनी होती है, तो इसमें बहुत कम बारिश होती है। यानी फॉरेस्ट के मुकाबले में जो हमारे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम उसके अंदर कम होते हैं, तकरीबन 250 से लेकर 750 mm तक। ठीक है, मतलब ये अगर इंचज़ में देखा जाए तो 10 से 30 इंच बनते हैं। सही। लेकिन कहीं पे ज़्यादा भी होती है। ठीक है, जिसमें सब ट्रॉपिकल जितने भी ग्रासलैंड है वहाँ पे 1500 भी होती है। ठीक है, अगर हम सब ट्रॉपिकल में जाएं तो वहाँ पे 1500 mm तक भी बारिश होती है। ठीक है, और बारिश मेजर करने का तरीका ये होता है कि बीकर रखा जाता है, उसमें देखा जाता है कि कितना मतलब सालाना कितना पानी उसके अंदर जमा होता है बीकर के अंदर ना। ओके, ये हो गया ग्रासलैंड के अंदर रेनफॉल। और एक बहुत बड़ा इशू जो सा है ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम है और दूसरा जो टेम्परेचर बाज़ का हाई भी रहता है यहाँ पे, तो बाज़ यहाँ पे आग लग सकती है। ठीक है, और वाटर और फायर यानी दो चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, वाटर एंड फायर, इनकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रासेस हैं और ट्रीज़ का कंपटीशन रहता है। ठीक है, ग्रासेस वर्सेस ट्रीज़ कंपटीशन रहेगा। ठीक है, अब आगे हम देखें कि ग्रासेस की लेयर्स होती है ना, लेयरिंग के अंदर होते हैं। तो बात का होता है कि जब बहुत ज़्यादा ड्राउट का कंडीशन आता है, बहुत ज़्यादा मतलब खुश्की आ जाती है, तो उस टाइम घासें जो सी होती हैं, मतलब जो ग्रासेस हैं वो डेड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसी डेड ग्रासेस को बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। और एक दफ़ा जब ग्रासलैंड में आग लग जाए तो पूरे मतलब
मतलब एकड़ों ज़मीन जो है वो उसकी लपेट में आ जाती है। सही, वो हम देखेंगे आगे जाके लेयरिंग किस तरह करते हैं ये। अच्छा, अगर हम प्लांट लाइफ के बारे में बात करें तो ज़ाहिर बात है ग्रास लैंड है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको प्लांट लाइफ में? अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर क्या होंगी, ग्रासेस होंगी, ठीक है, या फिर जो ऐसे पौधे जो ग्रेन से मतलब जो दालें वगैरह प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, जो मोनोकाट कैटेगरी के अंदर आते हैं। सही सही, जिसमें हर्ब्स भी हैं कुछ, और लेग्यूम मतलब फलियां जिनमें उगती हैं, लेग्यूम फैमिली के हैं, और हर्बेशियस प्लांट्स हैं, ठीक है, लेग्यूम और हर्बेशियस प्लांट्स इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है, लेग्यूम्स बना जिनकी फलियां होती हैं। और इसके अलावा दूसरे मोसेस वगैरह फर्न्स वगैरह भी होते हैं इनके साथ। अगर हम लेयरिंग में जाएं प्लांट लाइफ के अंदर ही, हम थोड़ा सा एक स्पेशल टॉपिक है इसके अंदर लेयरिंग का। लेयरिंग क्या है कि जो ग्रासेस हैं इनकी मोस्टली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, मतलब 3 लेयर्स होंगी इनकी, 3 लेयर्स। सबसे पहले तो जो लेयर होगी सबसे बड़ी टॉल ग्रासेस होंगी, ठीक है, मतलब फर्स्ट लेयर जो सी है वो टॉल ग्रासेस। सही, मतलब इस तरह करके ये टॉल ग्रासेस होंगे। सही, फिर जो सेकंड लेयर होगी वो ये जो सी मिड हाई ग्रासेस उसे हम कहते हैं, ठीक है, मिड हाई ग्रासेस, मतलब उनकी जो हाइट होगी वो मिड तक होगी इनकी, ये मिड हाई ग्रासेस हैं, ठीक है, जो कि लैंड पे है। और लास्ट में जो से हैं वो छोटी छोटी मतलब शॉर्ट ग्रासेस कहते हैं, छोटी छोटी घास होती है, और उसके अंदर लाइकन्स मोसेस वगैरह भी आते हैं जिन्हें हम वारफेयर स्पीशीज़ भी कहते हैं, ठीक है, मतलब छोटी छोटी ग्रासेस हैं इस तरह करके ना, ये शॉर्ट ग्रासेस हैं, ठीक है, लास्ट में शॉर्ट ग्रासेस, सॉरी, प्लस लाइकन वगैरह भी मौजूद होगी इसके साथ, ठीक है। तो शॉर्ट ग्रासेस मतलब 3 लेयर्स होते हैं, इस प्रोसेस को हम लेयरिंग कहते हैं ग्रासेस के अंदर। सही, इसके अलावा अगर हम इसके सॉइल कंडीशंस को डिस्कस करें तो सॉइल जो सी है मतलब इसके अंदर लो सप्लाई ऑफ वाटर होता है, ठीक है, लेकिन यह है कि इनरिच होती है सॉइल के, इसके अंदर काफ़ी मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। और इसमें मतलब साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, अगर हम सॉइल कंडीशन को देखें तो सैलिनिटी इसके अंदर हाई होती है, हाई, ठीक है, इस यही चीज़ बाज़ का डिज़र्टिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं कि जो आपके पास ग्रास लैंड होती हैं वो बाज़ का डेजर्ट बनना शुरू हो जाता है, जिसमें सेम एंड थोर की एग्जांपल्स हैं ग्रास लैंड में बाज़ का आ जाती है। एनिमल लाइफ का डिस्कस करें अगर हम, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से होंगे कि जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, फिर उसके अलावा इंसेक्ट्स काफ़ी होते हैं यहाँ पे, इंसेक्ट्स जिस तरह ग्रास होपर वगैरह है, ठीक है, चूंटियाँ हैं, आंट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा फंजाई, ब्रैकेट फंजाई ख़ास तौर पर पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जैब्राज हैं, वाइल्ड हॉर्सेस भी होते हैं, ठीक है, और गायें भैंसें बकरियाँ वगैरह, मतलब अगर इंसानी आबादी है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे वो रखते हैं। सही, और फॉक्सेस और वॉल्स भी होती हैं, ठीक है, जिसमें लोमड़ियाँ हैं और गीदड़ वगैरह ये भी मौजूद होते हैं वहाँ पे। सही, फॉक्सेस एंड वॉल्स। इसके अलावा इंसेक्ट्स की बात कर लिया हमने, ग्रास ऊपर जिसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स भी बाज़ वक़्त पाए जाते हैं, एम्फीबियंस अगर वहाँ पे कहीं पे तालाब वगैरह है तो वहाँ पे मतलब आपको फ्रॉग वगैरह मिलेगा, मतलब उससे रिलेटेड ये सारा। उसके प्रोडक्टिविटी पे अगर हम आए तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उसमें अगर हम ग्राम्स के हिसाब से देखें तो ये 1500 ग्राम पर मीटर के हिसाब से मतलब उसमें बायोमास इकट्ठा होता है, जिसमें से सिर्फ 10%, 5 to 10% ऐसा है जो कि एनिमल्स के ज़रिए यूज़ होता है। वो बकाया यही होता है कि वो बैक्टीरिया उसे डिके कर देते हैं या फिर इंसेक्ट्स के किसी काम आ जाता है। सही, तो ग्रेजिंग 5 to 10% है सिर्फ, प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है। ह्यूमन इम्पैक्ट पे जाएं तो ह्यूमन इम्पैक्ट में यही है कि लाइक जो इंसान है वहाँ पे घर बनाएंगे, हैबिटेट लॉस है, वही जो सबके अंदर आ रहा है, ठीक है। और
एक एक बड़ा इशू ये भी है कि हम इंसान क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब डैम बना लिए वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से फिर डिजर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि जो साल्ट्स हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसकी वजह से फिर डिजर्टिफिकेशन, ह्यूमन इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। और बाज़ कभी होता है कि चरवाहे ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ओवर ग्रेजिंग से फिर ये होता है कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन इम्पैक्ट की बात होगी बीच में। अब अगर हम लास्ट में चलें, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, तो डेजर्ट भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम में पाकिस्तान में जो इलाके हैं, इसमें अगर हम लोकेशन को पहले डिस्कस करें तो लोकेशन में सबसे पहले मियाँ वाली और बखर का इलाका है, जहाँ पे थल का सहरा है, थल जो कि मियाँ वाली है और बखर, ठीक है, एंड बखर, ये जनूबी पंजाब के इलाके हैं सारे, सही, मियाँ वाली और बखर। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंध में है, ठीक है, बहावल नगर, मतलब जो सिंध की बाउंड्री है उसके करीब करीब, जिसमें बहावल नगर है, याज़मान है, बहावलपुर है, ठीक है, खानपुर रहीम यार खान मतलब वहाँ पे है, और चोलिस्तान है, ठीक है, और थर का सहरा है सिंध के अंदर, ठीक है। वैसे अगर हम जनूबी पंजाब में मज़ीद इलाके देखें तो कौन कौन से हैं, बहावल नगर, सॉरी, बहावल नगर, बहावलपुर है, ठीक है, और इसके अलावा चोलिस्तान का इलाका है सारा, ठीक है, ये भी सहरा में आता है। और अगर हम सिंध में देखें तो सिंध के अंदर थर का इलाका जो सा है, काफ़ी बड़ा सहरा है, सही। और यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, जाहिर सी बात है, सहरा में बारिश का होना मतलब बहुत खुशनसीब की बात होती है। रेनफॉल इज़ वेरी लेस, आलमोस्ट कितनी होती है, 25 to 50, 25 to 50, जो कि 10 से 20 इंचज़ बनते हैं, ठीक है, ये सीएम के अंदर है एक्चुअली, सही हो गया। अगर हम प्लांट लाइफ में जाएं तो प्लांट लाइफ बहुत कम होती है यहाँ पे, ठीक है, ख़ास किस्म के पौधे होते हैं जिसे आप कांटेदार पौधा भी कहते हैं, जिसमें कैक्टाई की एग्जांपल है, ठीक है, जिसके थिक लीफ होते हैं, थिक लीव्स स्पाइनी होते हैं, ठीक है। और थिक लीव्स क्यों होते हैं, ताकि वो वाटर स्टोर कर सकें, वाटर इज स्टोर्ड इन द थिक लीव, सॉरी, इन थिक लीव्स, सही है, स्पाइनी भी होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मतलब कैक्टाई की एग्जांपल है बेस्ट, ठीक है, जो कि मतलब ऐसा पौधा था, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो इसकी झाड़ियाँ सी होती है इस तरह, मतलब इसकी हाइट भी नहीं होती इतनी, और इसके अंदर ये स्पाइनी से होते हैं, और ये फिर नीचे इस तरह रूट के अंदर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा एक एग्जांपल है प्लांट के अंदर यूफोरिया की, यूफोरिया जो कि लॉन्ग मतलब इस तरह करके प्लांट होता है, और इसके अंदर स्पाइनी से होता है, और इसके अंदर वाटर स्टोर्ड होता है, ठीक है, यानी ये वाटर मतलब दोनों के अंदर, इसके थिक लीव्स होते हैं कैक्टाई के अंदर, यूफोरिया लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वैक्सी लेयर होती है इनकी, एक चीज़ मज़ीद इसमें ऐड कर लें कि वैक्सी लेयर होगी, आउटर मोस्ट जो सी एपिडर्मिस कह लें वो वैक्सी होगी, ताकि एवापोरेशन से बचा जा सके, ताकि ड्रॉट की कंडीशन ना आए, ठीक है। अगर हम एनिमल लाइफ में चलें तो एनिमल में ये ऊपर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स भी बहुत से मौजूद हैं, ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स हैं, ख़ास किस्म के बर्ड्स होते हैं, सही। और अगर हम एनिमल्स को देखना शुरू कर दें, एनिमल्स में कौन कौन से हैं, तो जो एनिमल लाइफ है डेजर्ट के अंदर, उसके अंदर लीजर्ड है जिसे आप छिपकली कह सकते हैं, ठीक है, या ख़ास तौर पर सहराई लीजर्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा डेजर्ट के अंदर रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, मतलब लीजर्ड, रेप्टाइल्स, ठीक है। इसके अलावा मैमल्स भी होते हैं, बाज़ को लोमड़ियाँ वगैरह भी होती हैं, सही है। और इंसेक्ट्स होंगे काफ़ी ज़्यादा,
इंसेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स को फिर ये रेप्टाइल्स, मैमल्स और लिजर्ड वगैरह प्रे करते हैं इनके, ठीक है। और कुछ बर्ड्स भी हैं, ठीक है, जिसमें ओल, ठीक है, उल्लू जिसे आप कह सकते हैं, वो वहाँ पे मौजूद होता है। और एक जो बड़ा मशहूर सहराई जानवर है जिसे आप क्या कहते हैं, कैमल यानी ऊँट, वो मौजूद था, जो कि वहाँ पे सफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कैमल के अंदर भी एबिलिटी है कि वो पानी को काफ़ी देर तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। मतलब वो अपने कह लें कि मैदे के अंदर, उसके अंदर सलाहियत के पानी को स्टोर कर सकता है। अगर हम ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें लास्ट के अंदर, तो ह्यूमन इम्पैक्ट, तो ह्यूमंस बात का ये होता है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। मतलब जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ रही है, ठीक है, और ड्राउट है, रेनफॉल का मसला आता है, और इन्हीं वजूहत रेनफॉल वगैरह, और कह लें कि हैबिटेट लॉस, ठीक है, या फिर ह्यूमन जाके कॉलोनाइजेशन होती है, ह्यूमन कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं आपसे, ह्यूमन कॉलोनाइजेशन, कि वहाँ पे जाके अपने घर वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे दरख्त वगैरह काटेंगे, उसी की लकड़ी इस्तेमाल करेंगे। अब पहले सहरा में दरख्त कम होते हैं, ठीक है, कॉलोनाइजेशन की वजह से फिर क्या होता है, डिज़र्टिफिकेशन हो रही है, कि जो ग्रास लैंड है या फिर जो फॉरेस्ट हैं वो ऐसा सहरा में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और सहरा में कन्वर्ट होने की मतलब एक जो इरिवर्सिबल चेंज होती है वो होती है, मतलब जो नमकियात हैं, या जो कह लें कि सॉइल की पार्टीशनिंग होती है, मतलब ख़ास रेशो, सॉइल के अंदर ख़ास रेशो होती है ह्यूमिडिटी की, ह्यूमस की, सॉल्ट्स की, और ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है, साल्ट जो है वो नीचे से बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इस तरह वो सहरा में कन्वर्ट होता है, इसे हम डिज़र्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की है। वहाँ पे जाके इंसान जब घर बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ की लकड़ी की, मतलब जो दरख्त एक आधा होता है उसको भी काट लेते हैं, उसे अपने इस्तेमाल में ले आते हैं, ठीक है। तो इससे फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमें हिस्ट्री में मिलती हैं, जिस तरह इथियोपिया के अंदर या अफ्रीका के अंदर जो डेजर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह से मतलब फिर बाज़ यानी काफ़ी बड़े पैमाने पे फेमाइंस से मतलब कहत आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे खुराक का बहुत बड़ा मसला होता है, पानी वगैरह का। सही। सो ये हो गया आज का हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड। अगले लेक्चर के अंदर हम टुंड्रा इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे।